ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे हम। इंदौर में जहरीले पानी से मौत का आंकड़ा 15 हो चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीड़ितों को राहत देने की बजाय कैसे उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है, इसका विश्लेषण हम करने वाले हैं आज। इंदौर में जहरीले पानी से मौतों पर बड़ा खुलासा भी हुआ है। क्या इंदौर में जहरीले पानी के 59 स्पॉट हैं? ग्राउंड जीरो से इसकी पड़ताल आपके लिए होगी। इधर यूपी पुलिस ने बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए एक मशीन का आविष्कार किया है। कैसे इस मशीन की चर्चा पूरे देश में हो रही है, यह खबर भी आपके सामने होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट, सदी की सबसे भयानक सर्दी। लेकिन सबसे पहले बात उस हंसी की करेंगे जो आज पूरे देश के सीने में किसी शूल की तरह चुभ रही है। देखिए, यह हंसी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की है। वैसे हंसना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस मुख्यमंत्री के राज्य में 15 लोग नाले का जहरीला पानी पीने से मर जाएं, नए साल पर कई परिवारों की खुशियों में मातम का अंधेरा छा जाए, उस मुख्यमंत्री का हंसना देश को दर्द ही देता है, दिल में कांटे की तरह चुभता है। मुख्यमंत्री की इस हंसी से मिली पीड़ा अपनों की मौत से भी ज्यादा दर्द देने वाली है। मुख्यमंत्री की यह हंसी इंदौर में पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने की जैसी है। इसे मध्य प्रदेश का आप दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि जिस वक्त पीड़ित राहत की बात कर रहे हैं, उस वक्त मुख्यमंत्री रेवड़ी याद कर रहे हैं। पीड़ित मरहम की आस लगाकर बैठे हैं, मुख्यमंत्री माल का जिक्र कर रहे हैं। पीड़ितों के घरों में मातम है, मुख्यमंत्री को रेवड़ी का मजा याद आ रहा है। जिस वक्त पीड़ित जहरीले पानी की पीड़ा से बेचैन है, मुख्यमंत्री को रेवड़ी के ऊपर जाने वाली पपड़ी अंदर तक गुदगुदा रही है। हंसी के मारे मुख्यमंत्री के गाल जैसे फूल कर रसगुल्ला हो रहे हैं। चेहरे पर ऐसी हंसी खिली है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों वाली खबर को आगे आपको विस्तार से समझाएंगे। पहले मुख्यमंत्री की हंसी का राज आपके सामने रखते हैं। मेरा बच्चा नहीं रहा सर। दवाई को चलो ले बेटा, कुछ नहीं है पेट में, हमारी हिम्मत बिल्कुल नहीं पड़ रही, कहाँ जाऊँ। क्या खाचरों की रेवड़ी मिलती है, पहली बार देखो तो ऊपर पल्ले ही नहीं पड़ता। जब विधायक जी बोल रहा ताली वाली तो बजाते रहो सभी के लिए भाई, जरा कंफ्यूज मत रहो। हाँ मुख्यमंत्री जी बताइए, रेवड़ी मार, हाँ मजा आ गया, हाँ मजा, हाँ और क्या पपड़ी। मुख्यमंत्री जी आप कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं, सही बात है। क्या खाचरोच की रेवड़ी मिलती है, सच में मजा ही आ जाता है। मुख्यमंत्री जी ने मिष्ठान की बात करके मुंह में पानी ला दिया। वैसे पानी से याद आया कि इन्हीं मुख्यमंत्री के राज वाले इंदौर में जहरीला पानी पीने से लोगों की जान गई है। लेकिन मरने की बात छोड़ी, मिष्ठान पर फोकस करिए। हाँ मुख्यमंत्री जी बताइए, क्या खाचरोच की रेवड़ी मिलती है, पहली बार देखो तो ऊपर पल्ले ही नहीं पड़ता है, जब पपड़ी हटाओ तो असली माल मिलता है। बस करिए मुख्यमंत्री जी, आपके प्रदेश में इंसान की जान का मजाक बन रहा है और आपके दिमाग में रेवड़ी चल रही है, वो भी खाचरोच की। आपको ये नहीं पता होगा कि इंदौर में कितने लोगों की जान गई है, क्योंकि गुरुवार तक आपके सरकारी सिस्टम को भी नहीं पता था। डेथ का आंकड़ा अभी तक क्या है? वही मैं अभी कंफ्यूजन में हूँ। डेथ का आंकड़ा अभी तक क्या है? वही मैं अभी कंफ्यूजन में हूँ। अब जो मृतक हैं, उनके नाम क्या हैं, इसकी तो उम्मीद करना ही बेमानी है। लेकिन जैसे आप इस कार्यक्रम के आयोजकों का एक सांस में नाम ले रहे हैं, काश उन मृतकों के भी नाम लेते। श्रीमती कमला कुंवर जी, माननीय लाल सिंह राणावत जी, सुल्तान सिंह शेखावत जी, जितेंद्र गहलोत जी, पृथ्वीराज सिंह जी पंवार, संतोष ओपी गहलोत जी। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन के किसी कार्यक्रम में बोल रहे थे, भगवान कृष्ण, महाकाल सबको याद कर रहे थे। बस जो याद नहीं किया वो इंदौर में जहरीला पानी से हुआ हत्याकांड था। बाबा का बेटा करके अपना काम करने में जो आनंद आता है, उसका एहसास हमको हमारे उस गौरवशाली अतीत से जोड़ता है। जिस हालात में किसी सीएम के चेहरे पर संवेदनशीलता की तस्वीर होनी चाहिए, उस हालात में मोहन यादव खुशियों की तालियां बजवा रहे हैं, जोर जोर से बजवा रहे हैं। जब विधायक जी बोल रहा ताली वाली तो बजाते रहो सभी के लिए भाई, जरा
कंजूस मत रहो। देखिए, बेहद शर्मनाक है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उज्जैन में ठहाके लगा रहे हैं। सोचिए, जब मुख्यमंत्री सरकारी कार्यक्रम के स्टेज पर खड़े होकर हंसेगा, तालियां बजवाएगा, तो उससे किस न्याय की उम्मीद करें? पीड़ित किसके पास जाए? वैसे हंसी का एक चैप्टर तो कल ही रिलीज हो गया था, जब घंटा वाले मंत्री बेशर्मी की हदें पार कर रहे थे, मौत पर मुस्कुरा रहे थे। फोकट का घंटा बजाने वाले मंत्री की बेशर्मी की इंतहा की एक और तस्वीर देखिए। इंदौर वन के विधायक कैलाश विजयवर्गीय मीटिंग लेने पहुंचे तो उनके सामने मेज सजी हुई थी, जिस पर बिस्किट रखे थे और कतार में लगी थी बिस्लेरी की बोतलें, यानी साफ और स्वच्छ पानी। जनता के लिए दूषित पानी और मंत्री जी के लिए बिस्लेरी। इसी पर उमा भारती ने भी सवाल उठाए। उमा भारती ने भी एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिस्लेरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या दंड। बिस्लेरी का पानी पी रहा हूं यार, मैं तो रोज ही पी रहा हूं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने भाषण में भगवान कृष्ण और भगवान महाकाल को याद किया। यहां हम मुख्यमंत्री महोदय से एक सवाल पूछते हैं कि अगर आपने परमात्मा को याद किया था तो उनकी बातों को भी थोड़ा याद कर लेते। यहां भगवान कृष्ण का नाम लिया, लेकिन कर्म प्रधान होने का उनका संदेश आप यहां भूल गए। इंदौर में अगर आपकी सरकार सही से काम करती तो इतने लोगों की जान इस तरह से नहीं जाती। आपने खुद को बाबा महाकाल का बेटा बताया, लेकिन समाज का कल्याण आपको याद नहीं रहा। इतना ही याद रख लेते कि जिस शिव का आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने समाज के कल्याण के लिए विष धारण किया था। आपकी सरकार लोगों को साफ पानी तक नहीं दे पा रही है। आज एमपी हाई कोर्ट में दूषित पानी से मौत के मामले में सुनवाई हुई, जिसमें एमपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए सिर्फ 4 मौत की बात कही है। सोचिए, 4 मौत, जबकि सरकार के मंत्री खुद ये मान रहे हैं कि लापरवाही बरती गई है और मौत का आंकड़ा ज्यादा है। एमपी में मौत का आंकड़ा बढ़ता गया और लापरवाहियों की लिस्ट लंबी होती गई। कभी मौत का आंकड़ा 3 बताया गया, कभी 7, कभी 10 और अब 15। इसलिए आप मान नहीं रहे हो कि ये डेथ हुई है, या किसी हॉस्पिटल में अपने स्तर पे उन्हें भर्ती कर लिया, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। तो जो उसके कारण से डेथ हुई है वो 15 से ज्यादा। लापरवाही की हद तो देखिए। जिस पाइपलाइन के जहरीले पानी को पीकर लोगों की जान गई, उसके लिए 8 अगस्त को नर्मदा पाइपलाइन बदलने का टेंडर हुआ था। टेंडर खरीदने की आखिरी तारीख 15 सितंबर शाम 6 बजे तक थी। टेंडर 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे खोला जाना था, लेकिन टेंडर को 100 से ज्यादा दिन बाद यानी 29 दिसंबर को शाम 4:30 बजे खोला गया। सोते सिस्टम की नींद कैसे टूटती है, ये इससे पता चलता है कि इंदौर दूषित मामले में मंच पर मुस्कुराने वाले मुख्यमंत्री ने आज अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया को हटाने का निर्देश दिया, ताकि ये भी लगे कि सरकार एक्शन में है। जांच में पता चला है कि इलाके के पानी में फीकल कॉलीफॉर्म, ई कोलाई और क्लेसबेला जैसे बैक्टीरिया पाए गए हैं, जिसकी वजह से उल्टी, दस्त और हैजा जैसी बीमारियां होती हैं। इससे साफ होता है कि भागीरथपुरा के लोगों को दूषित पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा था, और इसकी भनक सिस्टम को थी ही नहीं, और अगर हुई भी होगी तो इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इस मामले को लेकर आज इंदौर में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर लेकर उनका पुतला जलाया और सवाल पूछा कि 15 मौत के बाद कैलाश विजयवर्गीय इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि सारे जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो नेतागण हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। कदम कदम पर बढ़ती गई लापरवाही जान पर बहुत भारी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद एमपी में बेशर्मी की हंसी सुनाई दे रही है। अब आप ये लिखकर रख लीजिए कि इंदौर में भी वही पुराना पैटर्न अपनाया जाएगा जिसे हमारे देश में पहले भी अपनाया जाता रहा है। जैसे सरकार कहेगी किसी भी हाल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, फिर मरने वालों के लिए राहत राशि का एक ऐलान हो जाएगा, और इसका ऐलान भी कर दिया गया।
इसके बाद एक सेट पैटर्न पर चलते हुए लापरवाही की बात कही जाएगी, ये भी मंत्री मान रहे हैं। इसके बाद कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार, ये हत्याएं हुई है। ये रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों के माथे पर अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। जो लोग इस पानी से प्रभावित हैं, सबसे पहले उनको राहत प्रदान की जाए, जिसके लिए युद्ध स्तर पर वहाँ पर काम चल रहा है। ये संवेदनहीन लोगों की सरकार है, इससे जनता न्याय की अपेक्षा कर ही नहीं सकती। प्रशासनिक चूक है, लेकिन कैलाश वर्गीस वहाँ के विधायक मंत्री हैं, उनको इस तरह का हल्का फुल्का बयान उपहास बनाने के लिए नहीं देना चाहिए। और अब बात यूपी पुलिस के उस आविष्कार की करेंगे जो किसी भी व्यक्ति को मात्र छूकर ही उसकी नागरिकता बता सकता है। हैरान होने वाली बात नहीं है ये। यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसी डिवाइस इजाद की है जो चंद सेकंड्स में ये बता देगी कि आप भारतीय हैं या फिर बांग्लादेशी। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त उसी डिवाइस के पहले परीक्षण का वीडियो है। गाजियाबाद के कौशाम्बी की एक झुग्गी बस्ती में पुलिस बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए पहुंची थी। स्थानीय लोगों की नागरिकता के दस्तावेजों की पहचान कर रही थी। पुलिस को लगा कि ये लोग उससे पहचान छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने अपनी चमत्कारिक डिवाइस निकाली और पलक झपकते ही पहचान हो गई कि ये व्यक्ति बांग्लादेशी है या फिर भारतीय। हालांकि पुलिस ने कैमरे के सामने परीक्षण का परिणाम उजागर नहीं किया। यूपी पुलिस की इस उपलब्धि पर पूरी दुनिया चकित है। वो यूपी पुलिस के इस आविष्कार को नमस्कार कर रही है। कह रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। अब इस हाईटेक परीक्षण को कैसे अंजाम दिया गया, पहले आप वो देखिए, इसके बाद इस खबर को विस्तार देंगे। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं, झूठ मोल मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। हकीम उस्मानी भी हैरान हैं, हकीम लुकमानी भी परेशान हैं। बड़े बड़े सर्जन, डॉक्टर, साइंटिस्ट सब यूपी पुलिस को प्रणाम कर रहे हैं। CIA, मोसाद, MI6 जैसी दुनिया की नामचीन खुफिया एजेंसियां भी सोच में डूबी हैं कि हाय, हम यूपी पुलिस से कितना पीछे हैं। ये तो कुछ वही हो गया जैसे अमेरिका कहता था क्या हो तुम, अब यूपी पुलिस कह रही है हम पूछते हैं तुम क्या हो बे। बाहर यूपी पुलिस क्या कमाल की मशीन बनाई है। ऐसी मशीन तो मेडिकल साइंस में भी आज तक नहीं बनाई गई जो व्यक्ति को छूकर ही उसका मर्ज बता दे। यूपी पुलिस तो 21वीं सदी से भी आगे की सोच रखती है। क्या कमाल का यंत्र बनाया है, बस किसी भी व्यक्ति के कमर पर लगाओ और काम हो गया। न कोई दस्तावेज जांचने की जरूरत, न रिकॉर्ड चेक करने का झंझट। पलक झपकते ही पहचान हो जाती है कि सामने वाला व्यक्ति भारतीय है या बांग्लादेशी। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं, झूठ मोल मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश कहाँ से? मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, हाथ, अररिया जिला। अररिया कौन है बांग्लादेश का? देखा आपने गाजियाबाद की कौशाम्बी पुलिस कितनी हाईटेक हो चुकी है। SHO अजय शर्मा वैशाली सेक्टर 3 की बिहारी कॉलोनी में टीम के साथ पहुंचे थे। यहां वो लोगों की नागरिकता की जांच कर रहे थे, बांग्लादेशियों की धरपकड़ कर रहे थे। पुलिस को एक परिवार मिला। पुलिस ने उसकी नागरिकता के बारे में पूछा। परिवार ने बताया हम भारतीय हैं। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं, झूठ मोल। अब वो पुलिस ही क्या जो बिना जांच पड़ताल किए किसी की बात पर यकीन कर ले, तो पुलिस को परिवार की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद SHO साहब ने परिवार को अपने नागरिकता पहचान यंत्र या मशीन का डर दिखाया। बातों बातों में व्यक्ति की कमर पर वो डिवाइस लगा दी जैसे डॉक्टर किसी मरीज के सीने पर स्टेथोस्कोप लगाकर उसकी सांसों की जांच करता है। उसी तरह SHO साहब ने अपना मीटर व्यक्ति की कमर पर लगाया और पूछा
कहाँ के हो। मशीन लगाओ इनकी पीठ पे, बोलो कहाँ के। व्यक्ति ने बताया कि सर बिहार के हैं। एसएचओ साहब को फिर शक हुआ। उन्होंने कहा मशीन तो बांग्लादेशी बता रही है। बोलो कहाँ के। बांग्लादेश की। मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। हालांकि डिवाइस के परिणाम के आधार पर एसएचओ साहब ने क्या कार्रवाई की ये तो पता नहीं चला, लेकिन यूपी पुलिस का ये कारनामा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। हो सकता है इलॉन मस्क जल्द यूपी पुलिस से संपर्क करें और इस डिवाइस के बारे में जानकारी लें। हालांकि फिलहाल एसएचओ साहब के सीनियर अधिकारी उनसे इस वीडियो पर जानकारी ले रहे हैं। एरिया डोमिनेशन के समय अस्थायी बस्तियों झुग्गियों में रहने वाले निवासियों से पूछताछ सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही थी। उसी दौरान थाना प्रभारी कौशाम्बी द्वारा वहां रह रहे निवासियों से वार्ता की जा रही है। उक्त के संदर्भ में थाना प्रभारी कौशाम्बी को सख्त चेतावनी दी गई है कि ऐसी व्यवहार की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। वैसे यूपी पुलिस के लिए ऐसी उपलब्धि कोई नई बात नहीं है, बल्कि इससे पहले ठाए ठाए की आवाज से अपराधियों को मारने वाली तकनीक का इजाद भी यूपी पुलिस ने ही किया था। यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य है, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। इस संकल्प को पूरा करने में तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करते हुए यूपी पुलिस नागरिकों की सुरक्षा में मुस्तैदी से डटी है। इस पर किसी को कोई शक नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद हमने इसकी पड़ताल शुरू की। हम भी ये जानना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की मशीन कैसे बांग्लादेशी या फिर भारतीय होने की पहचान करती है, और इसी कोशिश में एबीपी न्यूज की टीम कौशाम्बी की बिहारी कॉलोनी में पहुंची। हमारी टीम को वो परिवार भी मिला जिस पर यूपी पुलिस ने सबसे पहले नागरिकता बताने वाली मशीन का परीक्षण किया था। ये परीक्षण ऑपरेशन टॉर्च के तहत बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान वाले अभियान के अंतर्गत किया गया। परिवार ने बताया कि हमारे पास वोटर आईडी, पैन, आधार कार्ड सब कुछ मौजूद है, पासपोर्ट भी है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस हमें बांग्लादेशी बताने की कोशिश में जुटी रही। पुलिस की पड़ताल के बाद पूरा परिवार अब दहशत में है। मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को। मशीन लगाओ इनकी पीठ पे, मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। हमें डराने की कोशिश जो कर रहे थे ना, पर हम डरे नहीं, हम ढीठ के तरह खड़े रहे। बस हम जब यहाँ के, हम क्यों बोले बाहर देश के कहीं के, हमारे पास सारे प्रूफ है। हमारा ये बेटी है, इसका जन्म यहीं हुआ है। हम बेटा बेटी का शादी यहीं करवाया, यहीं का प्रूफ बनवाया है। घर नहीं है भैया, झुग्गी में रहता है, इसलिए कोई भी आता है बोल देता है तुम लोग बांग्लादेशी हो। करा है बांग्लादेश में और हमें भुगतना पड़ रहा है इंडिया का लोगों को, गरीब लोगों को, कि तुम लोग बांग्लादेश से आए हो, ये हो वो। ऐसे थोड़ी किसी के साथ किया जाता है। बांग्लादेश के तो नहीं हो। क्या कर सकते हैं बोलने वालों के लिए, हम जो है वो तो हम जानते हैं ना, हम कितनों को समझाएंगे। अब इस खबर को भारत की बात वाली दूरबीन से देखें तो यूपी पुलिस ने बांग्लादेशी की पहचान के लिए मशीन वाला जो खेल किया वो आज मुस्लिमों के प्रति हमारे समाज और सिस्टम का माइंडसेट हो चुका है। मुस्लिम देखते ही उसकी नागरिकता शक के घेरे में आ जाती है, जैसे यहां एसएचओ साहब के दिमाग में आई। दस्तावेज दिखाने पर भी पुलिस उसके भारतीय होने पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि उसे यह लगता है कि मुस्लिम है, झुग्गी बस्ती में रह रहा है, तो बांग्लादेश से आकर यहां पर बस गया होगा, रोहिंग्या होगा। अगर व्यक्ति के पास भारत का नागरिक होने के सारे पुख्ता दस्तावेज मौजूद होते हैं, तब भी पुलिस उन दस्तावेजों की वैधता को लेकर ही कटघरे में खड़ा कर देती है। जैसे इस केस में पुलिस को एक व्यक्ति के पास पासपोर्ट मिला, तो पुलिस ने पूछा कि पासपोर्ट बनवाया है, तो फिर कहीं गए क्यों नहीं। फिलहाल यूपी पुलिस की सिटीजनशिप चेकर मशीन पर सियासी माहौल गर्मा गया है। अब हमारी तीसरी खबर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से आई, जहां एक छात्रा के साथ रैगिंग के जानलेवा मामला सामने आया है। मौत से पहले छात्रा का एक वीडियो है जिसमें वो कॉलेज के प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है। परिजनों का आरोप है कि रैगिंग से परेशान होकर उनकी बेटी डिप्रेशन में चली गई और करीब 2 महीने बाद उसने दम तोड़ दिया। कौन से सर का नाम क्या है? सर का नाम अशोक सर था। अशोक सर? अच्छा, क्या बोला था अशोक सर ने? अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे। क्या कहते थे अशोक सर? लाइक क्या बोला था अशोक सर ने? पीछे पड़ जाते थे। मौत से पहले अस्पताल में रिकॉर्ड किए गए बयान में छात्रा ने पूरी आपबीती सुनाई। छात्रा ने उस प्रोफेसर के बारे में बताया जिस पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप है।
धर्मशाला के डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा की 26 दिसंबर को मौत हो गई। आरोप है कि छात्रा के साथ कॉलेज में रैगिंग की गई, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर भला बुरा कहा गया, कॉलेज की कुछ छात्राओं ने पीटा। इसके अलावा कॉलेज के एक प्रोफेसर ने यौन उत्पीड़न भी किया। क्या पीछे पड़ जाते थे, क्या बोला था तेरे को? मतलब अजीब अजीब हरकतें करते थे, ऐसे मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ पे। इस रैगिंग से छात्रा डिप्रेशन में चली गई और 2 महीने से उसका इलाज चल रहा था। आखिर में उसकी मौत हो गई। अब परिजन न्याय मांग रहे हैं। बेटी मेरी की कॉलेज में रैगिंग हुई है, उसकी जाति वाती को भी बोलते थे। सब मैं इंसाफ चाहता हूँ। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और की बेटी ना आएगी, कई और की बेटी 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 कब तक बेटियां मरेगी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लड़की और उसके परिजनों का चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन छात्रा का चेहरा दिखाए बिना उसकी तस्वीरों और पुराने वीडियो देखकर लगता है कि वो कितनी जिंदा दिल लड़की थी। अब बेटी की मौत से परिवार सदमे में है और इंसाफ की मांग कर रहा है। कई संगठन भी कॉलेज के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस ने जो उसकी स्टेटमेंट है, फादर की स्टेटमेंट है, उस पे FIR रजिस्टर की है। 4 जो है वो लड़कियां हैं जिनका उसने नाम जो है उसमें लिया है और एक जो प्रोफेसर हैं उनके ऊपर जो है ये FIR दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि कॉलेज प्रबंधन प्रोफेसर का बचाव कर रहा है और छात्रा को अपना स्टूडेंट मानने से ही इनकार कर रहा है। कॉलेज के कुछ प्रोफेसर भी आरोपी प्रोफेसर के बचाव में उतरी है। पिछले वर्ष ये फेल हो गई, जिसमें 3 विषयों में ये उत्तीर्ण नहीं हो पाई, तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब थी। 29 जुलाई तक वो कुछ दिन जो है महाविद्यालय में आई थी और सितंबर जो है उसके बीच में वो नहीं थी महाविद्यालय में। अशोक सर बहुत ही थॉरो जेंटलमैन हैं और उनका इतना अनुभव है अध्यापन का, बिल्कुल 100% जो है दोषी नहीं है, उन पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल रैगिंग के खिलाफ सरकार कठोर कानून बना चुकी है, लेकिन अब भी इसके आतंक से मुक्ति नहीं मिल रही है। बर्फ़ एक सोर्स है हमारे लिए, वाटर सोर्स है, पौधों के लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए। जब तक बर्फ़ नहीं होगा तब तक हमारी मतलब लिविंग सिस्टम ख़त्म हो जाएगी। सूखी ठंड, आपको सुनने में ये शब्द महज 2 शब्दों का लग सकता है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए खुद में गंभीर संकट की कहानी को समेटे हुए है। पिछले 1 मिनट में आपने अपनी स्क्रीन पर जो देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर भर है। अगर हालात नहीं सुधरे तो पिक्चर बहुत डरावनी हो सकती है। आज की हमारी इस रिपोर्ट से उत्तर भारत से लेकर पहाड़ों तक मौजूद करोड़ों की आबादी वास्ता रखती है, जो मौसम के बदले रुख का सीधा असर महसूस कर रही है। यूपी से लेकर बिहार तक पिछले 2 हफ्तों से हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है और ठंड ने दस्तक उसी वक्त दे दी थी जब पहाड़ों पर बर्फ का नामो निशान तक नहीं था। आपने कल और आज बर्फबारी की तस्वीरें देखी होंगी। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच पर्यटकों को खुश होते हुए देखा होगा, लेकिन जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है, क्योंकि हिमालय के ज्यादातर हिस्से में सूखे जैसे हालात, बर्फ के अकाल से काले पड़े पहाड़ हैं। और आज हम भारत की बात में आपको दिखाने जा रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो कैसे दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार तक हड्डी गलाती ठंड पड़ती रहेगी और बहुत जल्द पीने के पानी तक का गंभीर संकट भी पैदा हो जाएगा, जिसके संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वो तस्वीर है जिसका एक अरसे से इंतजार किया जा रहा था। बर्फ सिर्फ मौसम का नहीं बल्कि
जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके जरिए जीवन का पूरा पहिया घूमता है। बर्फ वो एहसास है जिसे बयां करने के लिए न जाने कितने शेर और शायरी पन्नों में दर्ज कर दिए गए हैं। लेकिन यही बर्फ अगर रूठ जाए तो बेहद डरावनी तस्वीर नजर आने लगती है। ये किसी फिल्म की तस्वीर नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के बारामूला से आई वो गवाही है जो बता रही है कि कैसे बर्फ के इंतजार में ये पेड़ सूख कर कांटा हो गए हैं। दूर तक नजर जाती है तो सफेद सुकून का कोई निशान तक दिखाई नहीं देता। कुछ दिखता है तो बस बर्फ और बारिश के इंतजार में सूख रहे प्यासे पहाड़ और दरख्त। हमारा सब कुछ ज़राअत जो है वो इसी पे मुनहसिर है। अगर बर्फबारी होगी तो तभी हम अपने ज़राअत पे जो है अपना इंसार कर सकते हैं। रिवर्स जो है बिल्कुल सुकड़ चुके हैं और हम लोग जो है इसी से मुंसलिक है। इसी ज़राअत के साथ हमारा सब कुछ कारोबार जो है इसी पे चलता है। हमारे घर बार जो है इसी के साथ चलते हैं। हमारे बच्चे सारा उनकी पढ़ाई का खर्चा वो सारा इसी पे मुनहसिर है। अब आप कहेंगे कि आपने तो खबरों में देखा कि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बर्फबारी हुई है। जी हाँ, बर्फबारी हुई है, जरूर हुई है, लेकिन जो बर्फ गिरी वो जम्मू कश्मीर के बेहद ऊंचे इलाकों में गिरी है। स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के डोडा के बेहद ऊंचाई वाले भदेरवा इलाके की है। ये बर्फबारी इतनी कम और इतनी दूर हो रही है कि इसका असर नीचे तक नहीं पहुंच रहा। मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक बर्फबारी से गुलजार हो गए। नए साल के मौके पर हुई इस बर्फबारी में पर्यटक जश्न में झूमते हुए भी दिखाई दिए थे। लेकिन ये तो तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरे हिस्से की कहानी तो आपको जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आई ये तस्वीरें सुना रही हैं। जनवरी दस्तक दे चुकी है, पूरा दिसंबर बीत चुका है और कुलगाम में बहने वाली नदी बर्फ के इंतजार में सूख चुकी है। ऐसी सूखी है कि नदी के पूरे इलाके में सिर्फ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। इसे सूखी ठंड न कहे तो क्या कहे। मौसम के बदलाव के जो नुकसान हो रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, पूरे पहाड़ काले पड़ गए हैं और अगर इसी तरीके का रहा तो आने वाले समय में जनजीवन को इससे भारी नुकसान हो सकता है। जनजीवन को नुकसान होने के निशान भी मिलने लगे हैं। पानी की कमी और सूखी ठंड की वजह से मछलियां दम तोड़ने लगी हैं। सिर्फ किसान ही डरे हुए नहीं हैं, बल्कि मछली पालन से जुड़े हुए लोग भी बर्फ की बेरुखी से चिंता में डूबे हैं। चूंकि ड्राई स्पेल्स की वजह से वाटर लेवल्स रिसीड होती है तो फिश पॉपुलेशंस ऑटोमेटिकली डिक्लाइन होती है, विच इन टर्न अफेक्ट्स द डेली फिश कैच ऑफ द फिशरमैन। 2 जनवरी यानी पूरा दिसंबर बीतने के बाद केदारनाथ की चोटी पर पहली बर्फबारी हुई है, जबकि सच्चाई ये है कि इस वक्त तक
बाबा केदारनाथ का धाम 5 से 8 फीट तक बर्फ की मोटी चादर से ढक जाया करता था। अब 2 दिन पहले आई इन तस्वीरों को देखिए। किसने सोचा था कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक 11,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद केदारनाथ धाम की पहाड़ियां बर्फ के इंतजार में काली पड़ जाएंगी। उत्तराखंड का बेहद मशहूर स्कीइंग स्थल है औली। जहां अब तक बर्फ की मोटी चादर पर होने वाले खेल का हिस्सा बनने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन केदारनाथ से लेकर औली तक कहीं भी दिसंबर खत्म होने तक बर्फ का एक टुकड़ा तक नहीं गिरा था। नदियां जम गई हैं, स्वास्थ्य में लोगों के बड़े गिरावट आ रही है, खांसी की समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ गई हैं। तीसरा, जो कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में जो नुकसान हो रहा है, नमी ना होने के कारण जो फसलें, बागवानी की फसलें जिनमें सेब है, संतरे हैं, जो इस समय पेड़ों से लकदक हो जाते थे, वो इस समय प्रभावित हो रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आई है। उत्तरकाशी जिले के ऊंचे हिमालय वाले इलाके में इस वक्त तक बर्फ की सफेद चादर से ढक जाया करते थे, लेकिन इस बार पहाड़ियों से बर्फ नदारद है। जनवरी के पहले हफ्ते तक दिखाई दे रहे ये सूने पहाड़ डरा रहे हैं। और ये डर क्यों है, उसके लिए आप पुरानी तस्वीरें देखिए जब उत्तरकाशी के पहाड़ बर्फ से गुलजार हो जाया करते थे। ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि फर्क क्या है, पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है। देश के जाने माने पर्यावरणविद और पद्म भूषण से लेकर पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके अनिल प्रकाश जोशी बता रहे हैं कि हिमालय के पहाड़ों पर बर्फ का सूखा आखिर क्यों पड़ा है। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव नहीं हुआ, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, और यही कारण है कि दिसंबर पूरा का पूरा सूखा गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अब तक पहाड़ कहीं ना कहीं बर्फ से लकदक हो जाते थे, लेकिन इस बार नहीं हुआ। उसका बड़ा कारण यही है कि जिस तरह से प्रेशर बनना चाहिए वो प्रेशर हम बना, उससे हम चूक चुके हैं। उत्तराखंड का उत्तरकाशी हो या फिर जम्मू कश्मीर का अनंतनाग, हर तरफ एक जैसी तस्वीर है जहां बारिश और बर्फ के इंतजार में पहाड़ बेजार दिख रहे हैं और लोगों को डर है कि ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले वक्त में पानी के भारी संकट से जूझना पड़ सकता है। 2-3 सालों से अगर आप देखोगे तो पर्टिकुलरली कश्मीर का जो पैटर्न है, वेदर पैटर्न, वो चेंज हो रहा है। आप देखोगे जून में इतनी गर्मी होती है, फिर जुलाई अगस्त में इतनी बारिश होती है, और आज जब हमें स्नोफॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो आज नहीं हो रहा है। और प्रेडिक्शन जो है 20 ऑफ दिस जनवरी तक कोई मेजर स्नोफॉल नहीं दिखा रहा है। तो वाटर शॉर्टेज रहने की बहुत हमें लगता है ना फोरकास्टिंग है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक आने वाले 10 से 15 दिनों में जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के फिलहाल कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। कमिंग डेज में भी फिलहाल कोई ऐसे सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है टिल 15 ऑफ जनवरी तक। और इस बीच जो है 1-2 फीबल WDs जो है अप्रोच कर रहे हैं, खासकर 5-6 के दरमियान थोड़ा सा क्लाउडी वेदर एक्सपेक्टेड है। बाकी इन जनरल फिलहाल 15 तक जो है कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी या कोई मेजर WD फिलहाल अप्रोच नहीं कर रहा है। तो वेदर जो है जनरली ड्राई रहने के चांस हैं। जनवरी दस्तक दे चुकी है, पूरा दिसंबर बीत चुका है और कहीं बर्फ का कोई निशान नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए श्रीनगर की इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर दिसंबर 2024 की है, यानी ठीक 1 साल पहले की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे श्रीनगर की घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई थी, जबकि इस साल पूरा दिसंबर बीतने के बाद भी
श्रीनगर के किसी कोने में ढूंढने से भी आपको बर्फ का कोई निशान दिखाई नहीं देगा। डल लेक में आए हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर मतलब सूरज निकला हुआ है। काश यहाँ भी स्नोफॉल देखने को मिलती हमें, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि श्रीनगर में अभी स्नोफॉल नहीं हुई है। सोनमर्ग और गुलमर्ग में बर्फबारी थी, लेकिन जैसे कि इस टाइम पे डल लेक के आसपास बर्फबारी होती थी, लेकिन इस बार नहीं है। तो मतलब ये थोड़ा दुख है कि हम मिस कर दिया हमें ये चीज। आप सोचकर देखिए कि अगर बर्फ ही नहीं पड़ेगी तो ग्लेशियर कैसे बनेंगे, और ग्लेशियर गर्मियों में पिघलेंगे नहीं तो नदियों में पानी कैसे आएगा। नदियां सूख जाएंगी तो सिंचाई से लेकर पीने के पानी तक का संकट खड़ा हो जाएगा। और मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं है, एक तरफ बर्फबारी नहीं हो रही है तो दूसरी तरफ सूखी ठंड के प्रकोप से पूरा उत्तर भारत कांप रहा है। कानपुर से लेकर पटना तक और लखनऊ, फतेहपुर से लेकर सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर तक किसी भी शहर का हाल पूछ लीजिए, वहां रहने वाले ये कह रहे हैं कि हाल बहुत बुरे हैं। और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने के फिलहाल तो कोई आसार नहीं। तस्वीरें प्रयागराज से आई हैं, जहां धुंध की मोटी चादर दिख रही है। सुबह से दोपहर हो रही है, लेकिन सूरज देवता के दर्शन नहीं हो रहे। अब यूपी के महाराजगंज से आई तस्वीर पर गौर कीजिए, जहां कोहरा इतना ज्यादा है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। तापमान इतना कम है कि जितने कपड़े पहन लो कम ही मालूम पड़ते हैं। भाई रोजी रोटी का सवाल है तो घर से निकलना पड़ता है, लेकिन दिन में भी गाड़ी की हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे रास्ता तय करना पड़ता है। कोहरा बहुत है, कल से ज्यादा है। गाड़ी हाथ सब ठंडे पड़े हैं, सुन हो रहे हैं। ठंड बहुत है आज, कल से भी ज्यादा ठंड है और आज सुन्नी भी है बहुत। कोहरा भी बहुत है आज। कोहरे में चमकना भी ऐसा हो रहा है, सवारियों का भी निकलना दुश्वार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड को देखते हुए योगी सरकार ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए हैं और लोगों को खुले में सोने से रोकने और नाइट शेल्टर की पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल बंद होने भी चाहिए, क्योंकि जैसा कोहरा है उसमें बच्चे स्कूल तक पहुंचेंगे भी तो कैसे। हमने कानपुर में लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि सालों बाद ऐसी भयानक ठंड देख रहे हैं। इस बार ठंड को देखते हुए मैं महसूस कर रहा हूँ कि कोई भी आदमी ठंड की वजह से घर से बाहर निकल ही नहीं रहा है। पहले हम लोग कोयला कुंटल 2 कुंटल बेच लेते थे, इस बार कोयला की डिमांड तो है लेकिन घर से आदमी निकल ही नहीं रहा है। ठंड इस साल बहुत पड़ रहा है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यूपी से लेकर बिहार तक प्रचंड ठंड का कहर, और सोचिए ये हालात तब हैं जबकि हिमालय से लेकर उत्तराखंड तक बर्फबारी में रिकॉर्ड कमी है। हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2025 में बर्फबारी और बारिश में सामान्य से लगभग 99% की कमी दर्ज की गई है। यानी पहाड़ पर बर्फ नहीं है, बावजूद इसके ठंड में कोई कमी नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान का जो संतुलन बिगड़ा है ये उसी का नतीजा है। और पर्यावरण के जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि ये अगर खतरा नहीं टला तो जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ने से लेकर खेती बर्बाद होने तक नागरिकों को बहुत कुछ झेलना होगा। तो चलिए इसी चेतावनी की नजीर बनकर सामने आई एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। बाढ़ से जूझता और बर्फ के तूफान से लड़ता ये कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान है। मौसम की पहली बारिश हुई थी और लंबे वक्त का सूखा था, लेकिन पहली बारिश में ही ऐसा फ्लैश फ्लड आया कि 17 लोगों की मौत हो गई। आपकी स्क्रीन पर मौजूद अगली तस्वीर पर्यावरण के बिगड़े हुए संतुलन की एक और मिसाल है। इराक में आए रेतीले तूफान ने पूरे शहर को लाल कर दिया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और इराक में आए इस तूफान को भी क्लाइमेट चेंज का नतीजा बताया जा रहा है।
2025 को सबसे गर्म साल बताया गया और धरती के बढ़े हुए तापमान ने कैसा तांडव मचाया ये पूरी दुनिया देख चुकी है। जानकार बता रहे हैं कि जिस तरह हिमालय के पहाड़ों पर बर्फ नदारद है, वो हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। अगर ऐसा ही रहा और वर्षा नहीं पड़ी तो जंगल की आग का भय बन जाएगा। स्वतः ही गर्मी तापक्रम बढ़ेगा और उसका दूसरा बड़ा असर बहुत ज्यादा पतझड़ होगा जो आग ही पकड़ेगा। गर्मी बढ़ेगी वो इसलिए कि वो नमी पूरी खो चुकी होगी, पूरा वातावरण और गर्मी के बढ़ने के पूरे आसार होंगे, पानी के संकट आएंगे, खेती पर असर पड़ेगा। अब समझिए सामान्य चक्र क्या कहता है। सामान्य बात यह है कि पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होगी, हवाएं चलेंगी और जब बर्फ की चादर बिछ जाएगी तो पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा, पूरा चक्र उल्टा हो गया है। बर्फ नहीं पड़ी, बावजूद इसके पिछले 6 साल में दिल्ली में दिसंबर का महीना सबसे ठंडा रहा। बर्फ नहीं पड़ी, बावजूद इसके पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार के अलग अलग इलाकों में सामान्य से कम तापमान रहा। अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चलने की चेतावनी दी गई है। यूपी में 5 जनवरी तक 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए। दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा से लेकर यूपी और राजस्थान तक अगले 5 से 7 दिनों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने कल के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक यूपी के 70 जिलों में घना कोहरा छाएगा। मौसम का मिजाज सख्त है, तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और इसी के साथ भारत की बात में मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।